विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा में जो आपका व्याकरण है उस व्याकरण की शुरुआत वर्ण से करते हैं। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि वास्तव में वर्ण है क्या, कहाँ से आया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप समझ लीजिए, चाहे आप छोटे क्लासेस में हो चाहे बड़े क्लासेस में हो, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कभी भी कम नहीं होगी और ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न को समेटे होता है। तो आइए पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या है? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वर्ण है क्या एक्चुअली में। अगर हम देखें कि वर्ण जो हम जिसे कह रहे हैं एक्चुअली में वर्ण क्या है, तो वर्ण की एक परिभाषा दी गई है। हुआ क्या कि हम जो कुछ बोल रहे हैं ना, उसको लिखित भाषा में लिखने का जब प्रयास करने लगे तो हमें जो हम बोल रहे हैं, जो हम वर्ण को या अक्षरों को बोल रहे थे, उसके लिए एक संकेत चुनने की बात आई कि भाई जो हम बोल रहे हैं क्या उसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, आज भी आप देखिए बहुत सारे चीज़ों को संकेत के रूप में हम, जैसे अगर हमने एक एरो ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसका तात्पर्य हो गया कि किसी व्यक्ति को इस साइड में जाना है। अगर किसी को जाना है, मान लिया या हमने एक यहाँ पे इस तरह से एक व्यक्ति बना दिया और ये व्यक्ति इस साइड जा रहा है, तो हमने दिखा दिया, तो यानी ये एरो बता रहा है कि इधर जाना है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक सिगरेट बना होता है और उसके ऊपर इस तरह का एक जो है ऐसे बैन का एक साइन बना होता है, यानी लिखा होता है। यहाँ पे लिखा कुछ नहीं होता है, इससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ जो है धूम्रपान करना मना है। यानी कुछ बातें जो हम बोल रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने एक संकेत रख दिया। ठीक उसी प्रकार जब वर्णों की बात आई तो हमें संकेत लेना पड़ा, संकेत चुनना पड़ा। उन्हीं संकेतों का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को लिखने लगे, उन्हीं को हमने वर्ण कहा। अब वो संकेत क्या थे? संकेत का जो हम ध्वनियां बोल रहे थे, जो कुछ हम बोलते थे, जो हमारी ध्वनि थी, ठीक है, उस ध्वनि का सबसे सूक्ष्म रूप लिया गया, जिसके बाद उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे मान लिया कि आपने बोल दिया, आपने बोला कि आपने कोई एक शब्द बोला, जैसे मान लिया कि आपने कमल बोला, एक शब्द बोला कमल। अब कमल को हम और छोटा कर सकते हैं, किसमें? क में, मा में और ला में। ये तीन भाग में इसको डिवाइड कर दिए। लेकिन अब का को हम और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, और डिवाइड या और तोड़ नहीं सकते। तो जो हम बोलते थे ना, बोलने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग कि वो इतने छोटे थे कि उनसे छोटा और कुछ बन नहीं सकता था। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की वे छोटी से छोटी ध्वनियां, वे छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक, वर्ण कहलाते। ठीक, बात समझ में आ रही है? हम जो ध्वनियां बोल रहे थे उनके सबसे छोटे अंश को लिया,
ठीक है। अब हम चाहते तो इस कमल के लिए एक संकेत बना देते हैं, ऐसे कमल, कमल का फूल, ठीक। लेकिन कमल का अगर संकेत बना देते तो हर जगह इसका उपयोग हम का के लिए या माँ के लिए या ला के लिए नहीं कर पाते। लेकिन हमने क्या किया, इस संकेत को कमल का ना दे करके हमने इस तरह का एक का बना दिया, इस तरह का एक माँ बना दिया, इस तरह का एक ला बना दिया, ताकि का से कभी का शब्द का जहाँ ना प्रयोग होगा वहाँ हम इसको लिख देंगे, माँ शब्द का जहाँ, माँ अक्षर का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ हम ये लिख देंगे, और ला का जहाँ प्रयोग होगा ये लिख देंगे। इस तरीके से अगर आप चाइनीज देखें, चाइना की जो भाषा है, तो उसमें जो संकेत बनाए वो चित्र बनाए गए, चित्र। या हड़प्पा सभ्यता के अगर आपने कभी लिपियों के बारे में सुना हो तो वहाँ चित्र अक्षर लिपि थी, चित्र बनाए जाते थे। ऐसे चाइना की जो लिपि हो वो भी चित्र वाली लिपि है, चित्र लिपि, चित्रात्मक लिपि है। इसका मतलब कि उनके जो संकेत हो हमारी तरह का खा गा की तरह नहीं थे, अक्षरों की तरह नहीं थे, उनके यहाँ चित्रों की तरह थे संकेत, और वो चित्रों की तरह आज पढ़ रहे हैं। सारी भाषा, सारी चीजें उन चित्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या था कि हर भाषा ने अपने लिए अपनी जो हमारी बातचीत का एक जो हमारा वो था मौखिक भाषा थी, उस भाषा में जो ध्वनियाँ थी उसका सबसे सूक्ष्म रूप जो है उसे वर्ण के रूप में हम उसको दिए, ताकि हम अगर वर्ण को दे देंगे तो हम लिखने का पूरा प्रयास कर लेंगे और लिखना हमारा आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार लिखित भाषा का स्वरूप जो निकल के आया वो हमारे वर्ण से निकल के आया। अब आइए वर्णमाला। अब अगर ये वर्ण आ गया तो अब वर्ण की पूरी एक माला बन गई। अब जितनी जरूरत थी उस हिसाब से हमने संकेतों का उपयोग करना, क्योंकि हमारे पास ध्वनियां बहुत थी। मान लिया कोई कुछ ध्वनि बोल रहा है, कोई कुछ ध्वनि बोल रहा है, तो सारी ध्वनियों को सुना गया और उसके लिए एक संकेत जो है रख दिया गया। अब उसमें क्या हुआ, इसमें वर्णमाला जो हमारे पास आई, इसमें दो प्रकार के आए, और बल्कि पहले वर्णमाला सारे स्वर आए जिस तरह से, यानी कि जितने भी आपके वर्णमाला आए वो ध्वनियों के संकेत रूप थे। उसमें आपके उसको हम कई भागों में कैटेगरी में बना दिए, एक स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोग्यवाह, और चौथा विकसित व्यंजन। स्वर में आप सभी जानते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये आपके स्वर हो गए। अब यहाँ देखिए आपके जितने स्वर हैं लगभग यहाँ पे आ गए, केवल अंग और आह नहीं आया है। यहीं पे इसको जान लीजिए, अंग और आह जो होता है उसको हम एक नई कैटेगरी में रखते हैं, उसको कहते हैं अयोग्यवाह। कभी कभी ये प्रश्न पूछता भी है कि अंग और आह जो है वो किस प्रकार की वर्णमाला है या कौन से प्रकार की वर्णमाला, तो अंग आह क्या है, अयोग्यवाह है। तो पूरा स्वर आपका स्वर में आ रहा है और तक अंग आह आपका अयोग्यवाह में आ जा रहा है। बाकी व्यंजन के बारे में आप सभी जानते हैं, का से लेकर के का, सा, गा, घा, अंगा, पूरा इस तरह से करते करते आप सा, खा, शा, हा, ठीक है, सा, खा, सा, हा तक, ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा से शुरू होकर के और पूरा सा, खा, शा, हा तक, ठीक है। ये टोटल जो है वो आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब का से लेकर के हा तक जो है ये कुल आपका जो व्यंजन है वो कितना है, 33, यानी 33 व्यंजन है। तो कितने व्यंजन है आपके पास, 33। यही अगर आप स्वर की बात करें तो स्वर में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने हैं, 11, यानी 11 जो है आपके स्वर है, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है। अयोग्यवाह आपके यहाँ पे अंग और आह दिखाई पड़ रहा है, ये दो आपके हैं।
और इसी तरह से विकसित व्यंजन जिसे हम ढ़ा और अड़ा, अड़ा और ढा, ये विकसित व्यंजन है, क्योंकि जब हम प्रयोग करते करते कुछ जगहों पर इनका प्रयोग आया और उस स्थान पर हमने इसको एक संकेत दिया, एक नया संकेत मिला, और ये 2 हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें टोटल नंबर जो है वो वर्णमाला जो आपके पास आ रही है बेसिकली, उसमें वर्णमाला में कुल आपका लगभग 4 4 8 और ये 3 1 4 48 वर्ण है। कुल कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण आपके पास होंगे। यानी हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, जिनका हम उससे छोटा रूप नहीं कर सकते। जैसे आ को हम और छोटा नहीं कर सकते, ये आ को भी छोटा नहीं कर सकते, का को नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इसमें से किसी को और छोटा नहीं करते, ये सबसे छोटे रूप हैं। अब स्वर और व्यंजन में डिफरेंस अभी आपको हम बताएंगे, उससे पहले हम बता दें कि आपके मन में कहीं कहीं आप प्रश्न का उत्तर दिया था कि पूरी वर्णमाला में कितने हैं, 51 कहा जाता है कि नहीं, 51 वर्ण है, ठीक है। तो 51 वर्ण नहीं है, बल्कि वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। 51 जो है वो आपका छ, त्रा और ज्ञा, ये 3 जब इसमें जुड़ जाते हैं 48 में, तो यही आपके 51 वर्ण हो जाते हैं। छ, त्रा और ज्ञा जब इसमें जुड़ जाते हैं तो ये आपके 51 वर्ण हो जाते हैं। किसी किसी किताब में 52 वर्ण दिया होता है, 52 दिया होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं 52 होते हैं। तो 52 में जब हम 52 की बात करेंगे तो यही छ, त्रा, ज्ञा के साथ ही एक और वर्ण आ जाता है स्रा। इस तरह से 52 हो जाते हैं। मतलब आप पूरा जाने रहिए 48 51 के पीछे क्या लॉजिक है और 52 के पीछे क्या रीजन है, तो ये सारी बातें हम जान रही है। अब हम यहाँ क्यों जोड़ दे रहे हैं कि 48 जो है वर्णमाला में 48 ही होते हैं, क्योंकि वर्णमाला की हमने परिभाषा, वर्ण की परिभाषा बताई कि वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ होती हैं जिससे टुकड़े नहीं किया सकते। लेकिन अगर हम छा की बात करें, क्षत्रिय वाले छा की अगर हम बात करें, तो एक्चुअली में क्षत्रिय वाला छा किससे बना हुआ है, का प्लस सा से बना हुआ है, का प्लस सा से बना हुआ है क्षत्रिय वाला छा। तो जब हम इसको छोटा और नहीं कर सकते तो यहाँ तोड़ कैसे रहे, इसके मतलब कि ये हमारा इस वर्णमाला का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, यह एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन है। यह एक संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से त्रा की अगर हम बात करें तो त्रा में ता है और उसी में रा जुड़ा हुआ है, ता और रा जुड़ करके त्रा बनते हैं और ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम ज्ञा की बात करें तो ज्ञा भी वर्ण नहीं होकर के संयुक्त वर्ण है या संयुक्त व्यंजन है। और वो क्या है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, जा है और उसमें इया जुड़ा हुआ है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, जा और इया आपस में जुड़ करके ज्ञा बनाते हैं और यह भी एक संयुक्त व्यंजन है। केवल व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन है। और हम अगर वर्ण कह रहे हैं तो वर्ण हमेशा इस बात को जानिए कि वह छोटी से छोटी इकाई होगी या ध्वनि की छोटी छोटी ध्वनियाँ होंगी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे संकेतों को वर्ण कहलाते हैं या वर्ण कहे जाते हैं। अब ये बात आपको बहुत क्लियर हो गई होगी कि हम इन चारों को, अब यही स्रा देख लीजिए, एक छूट रहा है स्रा, तो स्रा जो है आपका वो बड़ा सा प्लस रा, इन दोनों को मिलाकर तो ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। तो अब आपको समझ में आ गया कि वर्णमाला कुल कितने होते हैं, 48 होते हैं, जिसमें फिर आपसे देखिए प्रश्न किया जा सकता है इस तरह से, जैसे प्रश्न कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं स्वर, कोई दिक्कत आपको। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अयोग्य वाह में कौन कौन आते हैं, अंग और आह अयोग्य वाह में आते हैं और इनकी संख्या होती है 2।
देखिए, अब स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अयोग्यवाह अंग और अयोग्यवाह होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। विकसित व्यंजन जो है वो 2 होते हैं। कुल वर्णमाला जो है वो 48 यानी 48 होता है। 51 और 52 के पीछे जो हमने बताया, छात्रा ज्ञा को जोड़ दे तो 51 हो जाएगा और श्रा को भी जोड़ दे तो 52 हो जाएगा। अब अपने विवेक के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन छात्रा ज्ञा श्रा जो है यह वर्णमाला ना होकर के यह एक व्यंजन का ही प्रकार है, लेकिन व्यंजन नहीं बल्कि यह संयुक्त व्यंजन है, यानी 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए वर्ण ये नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसको वर्णमाला में नहीं रख सकते। अब आगे बढ़ते हैं, स्वर या व्यंजन या वर्णों के भेद। पहले अब हमारा अगला टॉपिक है वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। अब वर्णों के भेद अगर हम देखें ध्यान से, तो वर्ण को है, आपने ऊपर देखा, हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला आपका जो है वर्ण क्या आएगा? सबसे पहला जो भेद है वो आपको, इसको हम लिखेंगे, सबसे पहला भेद हमारा है और वो है स्वर। स्वर, ठीक है। दूसरा भेद जो हमारा है वो क्या है? व्यंजन। मुख्य रूप से वर्ण को हम 2 भागों में बांटे हैं, लेकिन आगे आपको अयोग्यवाह या ये सभी पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आपको स्वर और व्यंजन 2 प्रकार से इसको बांटा गया है, 2 भागों में। स्वर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब हम विस्तृत अध्ययन जब कर रहे हैं, किसी चीज को बढ़िया से पढ़ेंगे ना, तो हर चीज बहुत क्लियर कट आपको समझ में आएगी। स्वर के बारे में देखिए, बहुत जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। स्वर के बारे में कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो जाए, यानी अगर हम किसी वर्ण को उच्चारित कर रहे हों और उसमें कोई और वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, बिना उसकी सहायता के हो जाए, ठीक है, उसको उच्चारण करते समय, तो उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते? 11 होते हैं। अब स्वर के बारे में पहली बात कहा कि ये बिना किसी, यानी उच्चारण में बिना किसी वर्ण की सहायता, यानी आप लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, यानी जो बिना किसी सहायता, किसी वर्ण की सहायता से बोले जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये मुख्यतः कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या आपको ऊपर बताई जा सकती है। इनकी कुल संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब इन 11 को भी हम ना इसको 3 भागों में, मोस्टली 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग और है, लेकिन आपको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग आपका है हर्ष स्वर का, हर्ष स्वर, और दूसरा जो भाग है वो आपका है दीर्घ स्वर का।
ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? अक्सर आप जब बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा या आप पढ़ते होंगे तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। एक्चुअली में जो छोटी शब्द है ना वो ह्रस्व मीन्स होता है ये छोटा, ह्रस्व मीन्स छोटा। तो ये जो छोटा शब्द आप ले रहे हैं यही छोटा शब्द ही ह्रस्व स्वर है। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और इसी के साथ री जो है। तो छोटा जो लगा रहे हैं एक्चुअली में छोटा बड़ा स्वर में कुछ होता नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ रहे थे बचपन से छोटा आ बड़ा आ, तो इसको आ पढ़ने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है। हालांकि सही तरीका यही है कि आप आ ई ओ इस तरह से इसको पढ़ें, लेकिन फिर भी लोग छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं। तो आज छोटा आ का मतलब आपको समझ आएगा। एक्चुअली में ये अलग करता है स्वर को, पहले से ही हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर में जितने भी आपके छोटे वाले हैं आ ई ऊ और इसी के साथ आपका री जो है ये भी ह्रस्व स्वर में आता है। यानी ये चार। अगर कोई पूछे आपसे कि ह्रस्व स्वर कितने हैं तो ह्रस्व स्वर कितने होंगे टोटल नंबर, आप ह्रस्व स्वर कितने हैं यानी 4 है, 4 है। अब जितने बचे बाकी सब क्या हो जाएंगे दीर्घ। क्या बचे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये सारे होंगे आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आपके क्या है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की आपकी संख्या कितनी है 7। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लें, क्यों ह्रस्व स्वर कहते हैं इसको। एक्चुअली जब हम इसको बोलते हैं ना तो इनमें हमको कम समय लगता है, बहुत कम। ई ऊ री, तो ये बहुत कम समय में। जबकि अगर हम दीर्घ स्वर बोलेंगे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, इस तरह से यहाँ हमें ज्यादा समय लग रहा है, दुगना समय लग रहा है लगभग लोगों। तो ऐसे इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके नंबर भी आपके सामने दिए गए हैं, ये बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए ये प्रश्न ऐसे आते हैं। तो हमेशा नंबर का बड़ा ध्यान रखिए। ह्रस्व स्वर कितने हैं 4 हैं। कौन कौन है अ ई उ री। दीर्घ स्वर कितने हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ, कुल 7 है। अब एक इसी में और आता है जिसको हम कहते हैं ग में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर के बारे में क्या है, एक्चुअली में ये उच्चारण करते समय हम कुछ ऐसे चीजों का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे जैसे ओम राम। तो ओम में तो एक ओ है एक माँ है, लेकिन ओम में जो आपका प्रलाप है ना ओम, ये जो प्रलाप आपका है इसमें एक स्वर छुपा होता है जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। वो दिखाई नहीं पड़ता। लिखते समय क्या होता है कि हम उसको इस तरह से एस की तरह से ऐसे लिख देते हैं। जैसे अगर ओम आपको लिखना है तो आप अगर सही मायने में ओ मा लिख सकते हैं, लेकिन ये सही क्यों नहीं होगा कि ओम ओम नहीं, ओम ओम का उच्चारण ही ओम नहीं होता। ओम का उच्चारण ही ओम इस तरह से होता है। तो ऐसे में ऐसा उच्चारण लिखने के लिए हमें क्या होगा ओ, फिर इसमें आम ओम, इस तरह से। तो ओम जो है इस तरह से हम उच्चारित करते हैं। तो ये आपने देखा स्वर के बारे में। एक बार फिर इसका रिवाइज कर लेते हैं रिवीजन के रूप में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है रिवीजन देख लीजिए। वर्ण बहुत सिंपल सा इसका है कि हमें कुछ ध्वनियाँ थी हमारे समाज में, हम बोलते थे और उन्हीं को जब लिपिबद्ध करना हुआ लिखना हुआ तो हमने कुछ संकेतों का सहायता लिया, संकेतों की सहायता ली। उन्हीं संकेतों को हमने क्या किया वर्ण के रूप में निर्धारित कर दिया।
और वो वर्ण सबसे छोटे संकेत होते हैं, इनको हम और तोड़ नहीं सकते। यानी भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनियाँ, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला जो है उन्हीं वर्णों की श्रृंखला तमाम सारी बन गई। बहुत सारे जितने भी संकेत हमको लगे कि ये हमारे यहाँ, जैसे कोई आलाप कर रहा है, आ तो आ गया, आ गया, ई आलाप कर रहा है, इस तरह से स्वर निकले और इस तरह से बहुत सारी ध्वनियाँ निकली, उसके लिए हमने संकेत निर्धारित करते चले गए। अब इतने जितने भी संकेत हमने निर्धारित किए वो एक उसमें हमने पिरो दिया एक माला में, अब कहिए तो उसको वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें क्या है, स्वर है, व्यंजन है, कुछ अयोग्य वाह है और विकसित वर्ण है। आपको बताया गया आ से लेकर आओ तक ये आपका स्वर है जो 11 होते हैं। का से लेकर हा तक ये आपके 33 जो है व्यंजन होते हैं। अयोग्य वाह अंग और आ होते हैं। और अढ़ा और ढा जो है ये विकसित व्यंजन है। देखिए मिश्रित नहीं, ध्यान दीजिएगा, मिश्रित नहीं है, ये खुद में अपने एक व्यंजन है, लेकिन विकसित व्यंजन है। ठीक है, कि थोड़ा सा बाद में आए, बाद में विकास हुआ इनका, लेकिन ये विकसित व्यंजन माने गए। और इस तरह से 33 संख्या इनकी टोटल है, सॉरी 48 जो है पूरे वर्णों की संख्या है। छ त्र ज्ञ और स्रा जो आपने देखा वो आपके संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन के नाते इनको हम वर्णमाला में ना रख करके वर्णमाला से बाहर रखते हैं, और कभी कभी इनको लोग वर्णमाला में जोड़ करके इनकी संख्या 51 या 52 बताते हैं। ये आप देखते होंगे। वर्ण के भेद अब देखते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में आपने देखा कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ह्रस्व स्वर आ ई उ री ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ औ ये 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर में, प्लुप्त स्वर का है एक छुपा हुआ स्वर होता है, जैसे ओम बोलते हैं तो ओम इस तरह बोलेंगे, उसमें इसके लिए एक संकेत का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप रामायण वगैरह में इसको देख सकते हैं, और इस नाते इसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये रही आपकी स्वर की। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन का मिलेगा। फिर इस तरीके से आपका लगातार आपको हिंदी के व्याकरण की अच्छे आपको जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको मिलेंगे और आप उसका अध्ययन कर सकते हैं।